नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अगला पार्ट लेकर आए हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय हित, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट, एलटी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर यह आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत और पाठ भी देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लोक प्रशासन आदि से संबंधित महत्वपूर्ण पाठ दिए गए हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का प्राण तत्व है। किसी राष्ट्र की विदेश नीति का मूल्यांकन राष्ट्रीय हित के परिप्रेक्ष्य में ही किया जा सकता है। मार्गेंथाउ के राजनीतिक दर्शन का मुख्य तत्व राष्ट्रीय हित की प्रधानता है। मार्गेंथाउ ने राष्ट्रीय हित को राष्ट्रीय शक्ति कहकर पुकारा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले देश अपने कार्यों का संचालन जिस रीति और सिद्धांत पर करते हैं, उसे राष्ट्रीय हित कहा जाता है। दिसंबर 1947 में लोकसभा में भाषण देते हुए नेहरू ने कहा, किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। अतः भारत की विदेश नीति का ध्येय इसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। प्रत्येक देश का राष्ट्रीय हित उसकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग होता है। यह भौगोलिक और ऐतिहासिक परंपराओं से निर्धारित होता है। प्रत्येक देश की आर्थिक तथा सैनिक तत्व उसकी परंपराएं, रीति रिवाज, आचार विचार, धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक विचारधाराएं राष्ट्रीय हित के निर्माण में भाग लेती हैं। राष्ट्रीय हित की अवधारणा बहुत अस्पष्ट है, अतः इसकी परिभाषा करना कठिन है। रेमो आरो के अनुसार राष्ट्रीय हित की अवधारणा इतनी अस्पष्ट है कि यह अर्थहीन ही है, या इसे अधिक से अधिक दिखावे की धारणा कहा जा सकता है। राष्ट्रीय हित प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की अभिलाषाएं हैं, जिसे यह अन्य राष्ट्र के संदर्भ में प्राप्त करना चाहता है। विदेश नीति का लक्ष्य दीर्घकालिक जबकि उद्देश्य तत्कालिक होता है। यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि राष्ट्रीय हित विदेश नीति का उद्देश्य है अथवा मूल्य जो उद्देश्य मानते हैं। उनके अनुसार यह अपरिचित और शक्ति से जुड़ी हुई अवधारणा है। किसी राष्ट्र के मूल्य के अंतर्गत राष्ट्र के कल्याण, उनके राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन पद्धति, क्षेत्रीय अखंडता तथा सीमाओं की सुरक्षा आता है। जोसेफ फ्रैंकल ने नेशनल इंटरेस्ट नामक पुस्तक लिखा। थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा। नंबर 1, प्रारंभिक हित। वह हित जिसके लिए राष्ट्र बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहता है, जैसे राष्ट्र की सुरक्षा। नंबर 2, गौण हित। यह राज्य की सत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, जैसे विदेशों में बसे अपने नागरिकों की सुरक्षा। नंबर 3, अस्थायी हित। ये राज्य के दीर्घकालिक हित से संबंधित होते हैं, जैसे
ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेश तथा विदेशी व्यापार की रक्षा के लिए महासमुद्रों में नौचालन की स्वतंत्रता। नंबर 4, परिवर्तन हित। वह हित जो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। ये जनमत और विभिन्न व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित होते हैं। नंबर 5, सामान्य हित। ये मुख्य रूप से आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। ब्रिटेन का यूरोप में शक्ति संपर्क बनाए रखना इसी प्रकार का हित है। नंबर 6, विशिष्ट हित। यह सामान्य हित से उत्पन्न होता है और उनके साथ गहरा संबंध रखता है। जैसे यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना ब्रिटेन का सामान्य हित है, तो ब्रिटिश द्वीप समूह के सामने इंग्लिश चैनल के उस पार बेल्जियम और हॉलैंड के प्रदेशों में यूरोप की किस महाशक्ति का अधिकार न हो, यह विशिष्ट हित था। उपर्युक्त के अतिरिक्त रॉबिन्सन ने निम्नलिखित 3 और हित बताए। नंबर 1, सामान्य हित। नंबर 2, पूरक हित। और नंबर 3, परस्पर विरोधी हित। राष्ट्रीय हित का विकास। विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति अथवा उनकी रक्षा करना है। लॉर्ड पामर्स्टन ने वर्षों पूर्व कहा था, हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और न ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु। केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं और उन हितों का अनुकरण संवर्धन हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति की कुंडली है तथा सर्वश्रेष्ठ तत्वों का निचोड़ है। मॉर्गेनथाउ के शब्दों में विदेश नीति के ध्येयों की परिभाषा राष्ट्रीय हित के अर्थ में अवश्य कमी होगी और शक्ति द्वारा इसका घोषणा करना होगा। पामर और पार्किंसन ने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि की निम्नलिखित साधन बताएं। नंबर 1, कूटनीति। नंबर 2, आर्थिक साधन। नंबर 3, राजनीतिक युद्ध। नंबर 4, प्रचार। नंबर 5, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। नंबर 6, युद्ध। आदर्शवादियों में राष्ट्रीय हित को खतरनाक अवधारणा माना है, क्योंकि आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय हितों पर बल देते हैं और विश्व शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास करते हैं। प्रोफेसर रेनॉल्ड्स राष्ट्रीय हित को खतरनाक मानते हैं। वह मानते हैं कि किसी देश की विदेश नीति एक ही दशा में राष्ट्रीय हित पर आधारित हो सकती है, जबकि सबके हित एक जैसे हैं। जबकि यथार्थवादी केवल राष्ट्रीय हितों को ही महत्व देते हैं। ध्यान रहे कि आज प्रत्येक देश को अपने राष्ट्रीय हितों को निर्धारित करते समय दूसरे के राष्ट्रीय हितों को भी ध्यान में रखना पड़ता है और आज आणविक युग में ऐसा करना जरूरी हो गया है। विदेश नीति और राजनय या कूटनीति। विदेश नीति एवं राजनय ऐसे 2 चक्र हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रक्रम चलता है। लगभग सभी राज्यों को किसी न किसी प्रकार की विदेश नीति अपनानी पड़ती है और उस नीति को कार्यान्वित करने के लिए राजनय या कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ व्यवहार का अध्ययन ही विदेश नीति की सामग्री है। प्रत्येक राज्य का व्यवहार किसी न किसी रूप में हर दूसरे राज्य पर प्रभाव डालता है, चाहे वह अनुकूल प्रभाव हो या प्रतिकूल प्रभाव। प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य के प्रतिकूल प्रभाव को
कम करने और अनुकूल प्रभाव को अधिकतम करने का प्रयत्न करते हैं। अनुकूल समायोजन को जॉर्ज मोबेलेस्की ने विदेश नीति काम या प्रयोजन कहा। विदेश नीति का ध्येय अन्य राज्यों के व्यवहार को विनियमित करना होना चाहिए, न कि परिवर्तित। जब एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किसी प्रकार का संबंध रखते हैं तो उसे विदेश नीति कहा जाता है। कैलिस ग्रास के अनुसार जब एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कोई संबंध न रखने का निर्णय लेते हैं तो वह भी एक प्रकार की विदेश नीति है। हर राज्य को यह स्वयं निश्चय करना पड़ता है कि दूसरे राज्य के साथ कितना संबंध रखने में उसके अपने हित की गारंटी और सुरक्षा हो सकती है। विदेश नीति के सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलू हैं। जब विदेश नीति का ध्येय अन्य राज्यों के व्यवहार में परिवर्तन लाकर उसे समायोजित करना होता है तो वह सकारात्मक होता है, और जब ऐसा समायोजन उसके व्यवहार में परिवर्तन लाए बिना किया जाता है तो नकारात्मक होता है। विदेश नीति और गृह नीति। विदेश नीति एवं गृह नीति दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही राष्ट्रीय नीति के अभिन्न अंग हैं। किसी देश की विदेश नीति उसके गृह नीति का प्रतिबिंब है, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीतियों का निर्धारण करते समय घरेलू नीतियों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। कैलिस ग्रास के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन यह ठीक परिभाषा नहीं है। विदेश नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र इससे व्यापक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। यद्यपि यह प्रक्रिया विदेश नीति के माध्यम से ही कार्य करती है, लेकिन विषय क्षेत्र की दृष्टि से विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अधीन है। विदेश नीति की निर्धारण प्रक्रिया। इसके दो पहलू हैं, एक निर्णय लेना और दूसरा कार्यान्वयन करना, और इन्हीं दोनों पहलुओं पर विचार किया जाता है कि विदेश नीति के संबंध में क्या निर्णय लिया जाए और उसका कार्यान्वयन कैसे किया जाए। विदेश नीति निर्धारण प्रक्रिया में दो प्रकार के अभिकरण बताते थे, सरकारी व गैर सरकारी। सरकारी अभिकरण के अंतर्गत कार्यपालिका व विधायिका को शामिल किया जाता है, जबकि गैर सरकारी अभिकरण में राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत और विशेषज्ञों को रखा जाता है। हालांकि ये कोई निर्णय नहीं लेते, लेकिन नीति निर्धारण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। विदेश नीति के निर्धारक तत्व। नंबर 1 जनसंख्या, नंबर 2 भौगोलिक स्थिति, नंबर 3 प्राकृतिक संपदा, नंबर 4 औद्योगिक स्रोत और क्षमता, नंबर 5 सैनिक शक्ति, नंबर 6 धर्म, भाषा, नस्ल, संस्कृति, विचारधारा, नंबर 7 विश्व जनमत, नंबर 8 नीति निर्माता, नंबर 9 विश्व संगठन, नंबर 10 संबद्ध देशों की प्रक्रिया।
विदेश नीति का लक्ष्य। विदेश नीति के लक्ष्य क्या हैं? नंबर 1, राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति, पूर्ति एवं रक्षा, राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा। नंबर 2, नंबर 3, विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना। नंबर 4, आर्थिक, वैचारिक, धार्मिक व सांस्कृतिक उद्देश्यों की प्राप्ति। नंबर 5, सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनना। विदेश नीति के उपकरण। नंबर 1, संधि वार्ता। नंबर 2, संधि। नंबर 3, क्षेत्रीय सुरक्षा संधि। नंबर 4, युद्ध। नंबर 5, दौत्य कूटनीति की स्थापना। नंबर 6, नवोदित देशों को मान्यता देना। नंबर 6, विरोध या चेतावनी देना। नंबर 7, गुप्तचर विभाग का प्रयोग। कूटनीति। कूटनीति के द्वारा ही एक राष्ट्र अपनी इच्छाओं, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को दूसरे राष्ट्रों तक संप्रेषित करता है। मार्गेंथाउ को कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय शक्ति में उपयोग करने वाला सबसे अच्छा साधन मानते हैं। किसी भी देश की विदेश नीति कूटनीति के कंधों पर ही यात्रा करती है तथा दूसरे राष्ट्रों में कार्यान्वित होती है। कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, प्रबंध तथा विदेश नीति का एक तत्व है। यह दूसरे राष्ट्र पर शक्ति प्रयोग करने का एक साधन है। यह राष्ट्रीय हित का बहुमूल्य उपकरण है। कूटनीति शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है। कभी कभी इसका प्रयोग राष्ट्र की ओर से झूठ बोलने की कला में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में धोखा तथा छल कपट करने के उपकरण के रूप में किया जाता है। जोसेफ स्टालिन ने कहा था, एक कूटनीतिज्ञ के शब्दों का उसके कार्यों से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह कैसी कूटनीति हुई। अच्छे शब्द बुरे कामों को छुपाने के लिए एक मुखौटा है। एक अन्य राजनेता ने लिखा है, जब एक कूटनीतिज्ञ कहता है हाँ तो इसका अर्थ होता है शायद। जब वह शायद कहता है तो इसका अर्थ होता है नहीं, और जब वह कहता है नहीं तो कूटनीतिज्ञ ही नहीं होता। फिर भी कूटनीतिज्ञ को धोखा, छल कपट नहीं माना जा सकता, बल्कि कूटनीति का वर्णन वार्ताओं के द्वारा विदेशी संबंधों का संचालन करने की कला के रूप में देखा जाता है। चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार कूटनीति वार्ताओं की कला है। भारतीय विद्वान के.एम. पडिक्कर के अनुसार कूटनीति अपने हितों को दूसरे देश से आगे रखने की कला है। सर विक्टर बैक्सली के अनुसार कूटनीति विदेश नीति नहीं है, परंतु यह विदेश नीति को लागू करने का एक उपकरण है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरा कार्य नहीं कर सकता। कूटनीति का विदेश नीति से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। डॉक्टर महेंद्र कुमार के अनुसार दोनों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दो पहिए हैं। कूटनीति के दांव पेच या प्रवृत्तियाँ, यानी कूटनीति के कौन कौन से दांव पेच हैं और उनकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं। तो जे हैलेस्की ने कूटनीति की निम्नलिखित 6 प्रवृत्तियाँ बताई हैं। नंबर 1, समझाना या अनुनय विनय करना। नंबर 2, पुरस्कार। नंबर 3, पुरस्कार और सुविधाओं का वायदा। नंबर 4, बल प्रयोग की धमकी। नंबर 5, अहिंसात्मक सजा। नंबर 6, दबाव का प्रयोग।
कूटनीति के कार्य यानी कूटनीति के कौन कौन से कार्य होते हैं। नंबर 1 संधिवार्ता, नंबर 2 निरीक्षण, नंबर 3 संरक्षण, नंबर 4 प्रतिनिधित्व और नंबर 5 जनसंपर्क। कूटनीति का विकास यानी कूटनीति का विकास कैसे होता है। यद्यपि कूटनीति एक प्राचीन कला है, यह तब से अस्तित्व में आया जब से राज्य अस्तित्व में आया और तभी से राष्ट्रों के बीच संबंधों का संचालन करने वाली उपकरण के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। लेकिन जिस रूप में आज हम कूटनीति का अध्ययन करते हैं वह आधुनिक काल अर्थात 16वीं शताब्दी की देन है। लेकिन 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक कूटनीति का जो रूप विद्यमान था उसे हम अब परंपरागत कूटनीति कहते हैं और 20वीं शताब्दी में विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कूटनीति के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। इसे आज आधुनिक कूटनीति या नव कूटनीति के नाम से जाना जाता है। परंपरागत कूटनीति का उदय फ्रांसीसी कूटनीति के रूप में हुआ जिसे यूरोपीय राष्ट्रों ने अपना लिया। पुरानी कूटनीति बड़ी विशिष्ट, गौरवमयी तथा सुसभ्य राष्ट्रों के मध्य संबंधों के संचालन के लिए अपनाई जाने वाली तथा बेहतरीन माने जाने वाली कूटनीति थी। पुरानी या परंपरागत कूटनीति की विशेषताएं यानी पुरानी कूटनीति और परंपरागत कूटनीति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 यह यूरोपीय कूटनीति के नाम से जानी जाती हैं। नंबर 2 इसे सीमित कूटनीति माना जाता है। नंबर 3 यह कुलीन तंत्रात्मक है। नंबर 4 यह गुणों पर विशेष बल देती है। नंबर 5 यह गोपनीय है। नंबर 6 इसमें राजदूतों को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। नंबर 7 यह द्विपक्षीय वार्ता पर अधिक बल देती है। नई कूटनीति। थॉमसन के अनुसार अब कूटनीति का नया क्रांतिकारी तथा विश्वव्यापक संस्थानीकरण हो चुका है। बहुपक्षीय समझौता, वार्ताओं की संसदीय कूटनीति, सम्मेलन कूटनीति, व्यक्तिगत कूटनीति, खुली कूटनीति, इन सब के उत्पन्न होने के कारण एक नया आयाम मिला। नई कूटनीति की विशेषताएं या नई कूटनीति तथा पुरानी कूटनीति में अंतर। नंबर 1 नई कूटनीति विश्वव्यापक है जबकि पुरानी कूटनीति मुख्यतः यूरोप तक सीमित है। नंबर 2 नई कूटनीति अधिकतर बहुपक्षीय है जबकि पुरानी कूटनीति केवल द्विपक्षीय है। नंबर 3 नई कूटनीति पुरानी कूटनीति की अपेक्षा कम औपचारिक है। नंबर 4 नई कूटनीति खुली है जबकि पुरानी कूटनीति कुलीन तंत्रात्मक है। नंबर 5 नई कूटनीति पुरानी कूटनीति की अपेक्षा प्रचार पर अधिक निर्भर है। नंबर 6 नई कूटनीति में कूटनीतिज्ञों की भूमिका कम हुई है जबकि पुरानी कूटनीति में कूटनीतिज्ञ की भूमिका बहुत अधिक है। नई कूटनीति के उदय के कारण। नंबर 1 राष्ट्रों के समुदाय की बढ़ती इच्छा। नंबर 2 जनमत के महत्व की बढ़ती लोकप्रियता। नंबर 3 संचार साधनों में हो रही तेजी से वृद्धि। पुरानी कूटनीति की नई कूटनीति में बदलने के कारण यानी पुरानी कूटनीति कैसे नई कूटनीति में बदलती है। तो नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन। नंबर 2 अंतर्राष्ट्रवाद का उदय। नंबर 3
अमेरिका तथा सोवियत संघ जैसी 2 महाशक्तियों का उदय। नंबर 4, तीव्र संचार व्यवस्था का विकास। नंबर 5, राष्ट्रों के मध्य संबंधों का बढ़ा हुआ क्षेत्र। कूटनीति की नवीनतम प्रवृत्तियाँ, यानी कूटनीति की कौन कौन सी नई प्रवृत्तियाँ या विधियाँ हैं। नंबर 1, प्रजातांत्रिक कूटनीति। नंबर 2, सम्मेलन कूटनीति। नंबर 3, व्यक्तिगत कूटनीति। नंबर 4, शिखर कूटनीति। नंबर 5, बड़ी कूटनीति। नंबर 6, सगुट्टी कूटनीति। नंबर 7, सांस्कृतिक कूटनीति। नंबर 8, प्रचार कूटनीति। कूटनीति के ह्रास के कारण, यानी कूटनीति का ह्रास कैसे होता है, उनके कौन कौन से कारण हैं। मार्गेंथाउ ने कूटनीति में ह्रास के निम्नलिखित 5 कारण बताए हैं। नंबर 1, संचार व्यवस्था का विकास। नंबर 2, कूटनीति का अवमूल्यन। नंबर 3, संसदीय प्रक्रिया द्वारा कूटनीति। नंबर 4, कूटनीति में नवागंतुक। नंबर 5, विश्व में परमाणु बमों का उदय। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय हित का यह चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।